इमोशनल हेल्थ एक्चुअली मेंटल हेल्थ का ही एक सब पार्ट है। वो हमारी पूरी लाइफ को गाइड करती है। हमारे रिश्ते कैसे होंगे, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। क्या ऐसी कंडीशंस होती है कि वो इमोशनल वीक होते हैं और बहुत जल्दी इमोशंस बाहर आ जाते हैं उनके? गुस्सा धीरे धीरे अंदर अंदर बिल्ड होता रहेगा, एक दिन वो एकदम से फट फटेगा। जाएगा। अगर नहीं फटेगा तो वो अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में किसी न किसी तरह की डिसीज के फॉर्म में निकल कर आएगा। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उससे हम कैसे बचें? लोगों के व्यूज को देखकर या फिर उनके सब्सक्राइबर्स को देखकर, उनकी रिलेशनशिप्स को देखकर बहुत कंपैरिजन चल रहा है और अपनी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। जब भी हम क्रिटिसाइज करेंगे मतलब हम खुद को हर्ट करेंगे। आप किसी को जवाब देना चाहते हैं, आप नहीं दे, तो वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएंगे आपके गले तक। मोस्टली फीमेल्स को थायराइड हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातें जो है उनको कंट्रोल कर लिया। एंड स्पिरिचुअल रहना किस तरह से हेल्प करता है? किसी का ब्रेकअप हो गया, उसने दिल पे पत्थर रखा, मुंह पे मेकअप करा, अपनी लाइफ बढ़िया जी, जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है। अगर आप वहाँ बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे और आपने उस टाइम पे उस इमोशन को प्रोसेस करने का खुद को समय नहीं दिया था, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में आपके दोबारा आएगा वो इमोशन। तो ग्रेटिट्यूड के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? ये चीज खराब है, खराब है, खराब है, तो फिर से वही बात हुई, हमारे सेल्स क्या सुन रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स। वो भी हमारे साथ ही सैड रहेंगे। जब हम उनको बताएंगे कोई बात नहीं, एक चीज में इशू चल रहा है, बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हम चैलेंज फेस कर रहे हैं ना, उससे डील करने की हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहें? तो सबसे पहले स्वागत करते हैं शिखा मैम का। शिखा मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए, बहुत दूर से आप आ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि हमने डिवाइड कर रखा है हमारी हेल्थ को राइट। दो सेक्शंस में, एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ। राइट। फिजिकल हेल्थ में तो हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि यहाँ पर दर्द हो गया, यहाँ पे दर्द हो गया, हम दौड़ते हैं या तो कोई टैबलेट ले लें या डॉक्टर को दिखा के आ जाए। बिल्कुल। धीरे धीरे हम मेंटल हेल्थ की भी अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है या फिर स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, Right. एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मतलब हम नॉर्मल वोकैबुलरी में भी उसको यूज़ करने लग गए हैं। पैनिक अटैक्स आ रहे, तो उसके लिए भी हम कंसल्ट करने लग गए हैं थेरेपिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को। लेकिन एक जो चीज़ है जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि रूट है इन दोनों चीज़ों का, वो होती है इमोशनल हेल्थ, क्योंकि वही ड्राइव करता है। आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, वो एक पेड़ है जो कि हमें ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और जो हमारी इमोशनल हेल्थ होती है वो रूट होती है, जो कि जैसी रूट्स होंगी, जितनी मजबूत रूट्स होंगी, उतनी ही अच्छा जो ऊपर का जो पेड़ है हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ रहती है। राइट राइट। ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा, सपोज अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि फिजिकल हेल्थ मैं देख के समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बहुत मोटा हूँ या मेरे रिपोर्ट्स, ब्लड जो टेस्ट हैं वो सही नहीं आ रहे हैं, तो मतलब मुझे फिजिकल इशू है। मेंटल हेल्थ की बात करूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ या मुझे एंजाइटी के अटैक्स आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, हाँ ठीक है ये मेंटल हेल्थ हो गया, ये फिजिकल हेल्थ हो गया। ये इमोशनल हेल्थ को मैं समझूंगा कैसे कि मेरी इमोशनल हेल्थ अभी किस कंडीशन में है? उसके लिए कोई भी टेस्ट या कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे हम और इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से ये बात करी है कि हम पता कैसे चले कि ये इमोशनल हेल्थ है। Right. तो देखो, इमोशनल हेल्थ एक्चुअली मेंटल हेल्थ का ही एक सब पार्ट है। ठीक है। राइट। तो इमोशनल हेल्थ, लेकिन वो हमारी पूरी लाइफ को गाइड करती है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे रिश्ते कैसे होंगे, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, जिसके कि हम बाद में टेस्ट करा कर आएंगे, ठीक है। हमारी इमोशनल हेल्थ पे ही डिपेंड करेगी। हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी वो भी इसी पे डिपेंड करेगा। हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है ये भी इसी पे डिपेंड करेगा। हम कैसे पेरेंट्स हैं ये भी हमारी इमोशनल हेल्थ पे डिपेंड करेगा। इमोशनल हेल्थ है क्या कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है अपने इमोशंस को डे टू डे लाइफ में रेगुलेट करने की। इमोशंस क्या है कि जो मोमेंट्री होता है ना, कि कभी आप खुश हो गए, कभी आप उदास हो गए, कभी आपको गुस्सा आ गया, जो भी इमोशंस आते हैं, हाईज लोज हमारे चलते रहते हैं। अब वो एक बार बार जो होता है ना, वेदर चेंज हो रहा है, आज कैसा है, आज बादल आ गए, आज धूप है, ये हमारे इमोशंस है, आते जाते Right. रहेंगे। ओवरऑल क्या होगा कि कैसा क्लाइमेट है, वो मेंटल हेल्थ हो जाएगी। जब बहुत समय तक जो हमारे इमोशंस हैं वो सप्रेस होते चले जाते हैं, तो वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं और फिर वो जो निकल कर आते हैं सामने, वो फिजिकल हेल्थ और वो मेंटल हेल्थ में जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो इश्यूज हो रहे हैं, उसके रूप में दिखते हैं हमें। तो फिजिकल हेल्थ में तो हम जाके टेस्ट करा के आ जाते हैं। Right. ब्लड टेस्ट बिल्कुल। करा लिया। मेंटल हेल्थ का भी हमें पता चल जाता है, हम जाके डॉक्टर को बताएंगे ये चीज़ें हो रही है, वो बता देंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ है। ठीक है। लेकिन इमोशनल हेल्थ का कैसे पता चले? बिल्कुल। अगर हमें पता चल रहा है कि हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं,
ठीक है, ओवर थिंकिंग। एक किसी से बात करी हमने और हमें बार बार उसी बात को हम रुमिनेट किए जा रहे हैं अपने माइंड में। हमें पता है कि वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ओवर थिंक कर रहे हैं। एक होता है कि हम ओवर शेयर कर जाते हैं बातों के, हमें पता नहीं चल रहा कि बहुत खुश थे, कोई सामने आया, उससे हमने अपनी लाइफ की सारी बातें बता दी, राइट। और बाद में उसने जाके उस इन्फॉर्मेशन को हमारे अगेंस्ट यूज़ कर लिया। मतलब हमारे अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी कि हम ये समझ पाएँ कि इस समय पे हमें ये सारी बातें इस पर्सन के साथ करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है। तो आप ओवर थिंक करते हो, आप ओवर शेयर करते हो, आप अगर लोगों को प्लीज़ करने लगे रहते हो कि जैसे आपको पता है कि एक पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी बुराई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहल्ले की आंटियाँ आपके बारे में टॉन्ट करती हैं, आपको बिल्कुल। कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुना जाती हैं कि आपको बुरा लगता है, राइट। लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करते हो कि कैसे ना कैसे करके आज इन आंटी से कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। आप ठीक है। उनकी नज़रों में ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो और आप उनको ना कुछ बोल भी नहीं दे रहे हो। अपने इमोशन को, जो गुस्सा आ रहा है उसको सप्रेस कर रहे हो। आप उनको आंसर नहीं दे रहे। क्यों? आपको लग रहा है कि अगर मैं बोलूँगा तो वो मुझे बुरा समझेंगी या फिर उनको बुरा लग जाएगा। मतलब जो लोग आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, आपका बुरा कर रहे हैं, उनको भी आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ठीक है। तो मतलब आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो गड़बड़ है। इमोशनल हेल्थ गड़बड़ होने का मतलब ये है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक, इसे थोड़ा सा आपको- आप एक्सप्लेन करो, इमोशनल Right. इंटेलिजेंस इमोशनल एग्जैक्टली है क्या? इंटेलिजेंस मीन कि आपके जो भी इमोशंस आते हैं लाइफ ठीक में, है। पहली बात तो यह है कि हम उनको ये नहीं समझे कि कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। ठीक है। राइट? जो भी हमने आज तक सोचा कि जो गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा होना बुरा होता है। ठीक है। गुस्सा अगर आप हो रहे हो लेकिन उसको राइट तरीके से यूज नहीं करते हो तो वो बुरा ठीक है। है ना? गुस्सा आया और समझ में नहीं आया, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई वहां पे, तो वो बुरा हो गया। मतलब आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो EQ है, हम IQ पे फोकस करते हैं, राइट राइट राइट। लेकिन हम EQ को इग्नोर करते हैं। तो ठीक है। आपका जो EQ है वो वीक है, इमोशनल क्वोशंट वीक है वहाँ पे, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इमोशंस को यूज कैसे किया जाए Okay. अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस लेने के लिए। तो जब आपके इमोशंस आपको रेगुलेट करना शुरू करते हैं, आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। जब आप अपने इमोशंस को खुद के लिए यूज़ करना शुरू करते हो, खुद उनको कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो, राइट तरीके से उनको यूज़ करना शुरू करते हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो। बिल्कुल। कि गुस्सा आया, सोचने समझने की शक्ति नहीं ख़त्म करी, डिसाइड किया कि अब इस गुस्से में जो भी चीज़ है, किसी ने मुझे हर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल वही मोहल्ले की आंटी उठाते हैं ठीक है। कि उन्होंने आपको कोई बात बोली, आपको गुस्सा आया, है। आपने इंस्टेड ऑफ उसको सप्रेस करने के, दो चीज़ें हम करते हैं, या तो हम उसको सप्रेस कर देते हैं कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा कि गुस्सा धीरे धीरे अंदर अंदर बिल्ड होता रहेगा, बिल्कुल। एक दिन वो एकदम से फट फटेगा। जाएगा। अगर नहीं फटेगा तो वो अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में किसी ना किसी तरह की डिसीज के फॉर्म में निकल कर आएगा। क्योंकि जब भी हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारे अंदर ही अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो हमको सर्वाइवल मोड में लेकर जा रहे हैं। राइट? और एक स्टडी हुई है जिसमें ये कहते हैं कि हमारा एक भी जो हम गुस्सा करते हैं ना, एक बार भी हमें जो गुस्सा आ जाता है, वो हमारी जो आर्टरीज होती है उनको थिन कर देता है थोड़ा सा। ओके। कहीं ना कहीं हमारे हार्ट की जो हेल्थ है वो एक हमारा जो Emotion पे। एपिसोड है गुस्से का उसमें ही आ रहा है, तो हमने उसको सप्रेस कर दिया अगर, तो वो अंदर खराब कर रहा है हमें। ओके। हमें लग रहा है कि हमने बाहर का तो जो है सब कुछ बचा लिया, बाहर सब कुछ सही है, रिश्ते सारे बचे रह गए, Right. लेकिन अंदर से हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई। और या तो वो अंदर से हमारी डिसीज के फॉर्म में निकलेगा, Right. या फिर एक दिन ऐसा फटेगा कि जिस रिश्ते को हम खुश करने की कोशिश करते जा रहे हैं वो खत्म ही हो जाएगा। राइट। राइट? तो अब वो मोहल्ले की आंटी है, उन्होंने हमें कुछ बोला, हमें गुस्सा आया, या तो हम उसको कंट्रोल कर जाते हैं, और जब भी वो आंटी दिखती है हमें याद आ जाता है कि इनके ऊपर हमें गुस्सा, ये हमें ऐसा बोलती है हमेशा। राइट। या फिर हम क्या करते हैं कि इतने गुस्से में हो जाते हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं देते कि हम कहाँ पर हैं, और वो बहुत जोर की गुस्सा करके उनको कुछ उल्टा बोल देते हैं। ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन क्या करेगा? बहुत स्मार्टली ऑब्जर्व करेगा कि ये बात क्या कर रही हैं, और राइट तरीके से उनको रिप्लाई करेगा। ऐसे रिप्लाई करेगा कि उसकी बात का वजन हो, ताकि वो एपिसोड फ्यूचर में रिपीट होना बंद हो जाए। ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, इस तरीके से नहीं कि मुझे कुछ नहीं समझ में और मैं सीधा जवाब दे रही हूँ, इस तरीके से कि ये क्या बात कर रही हैं और उसका राइट आंसर क्या होगा। अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करते हुए, जब हम गुस्से में जवाब दे देंगे ना, जब गुस्सा हमें कंट्रोल कर रहा होगा तो हमारे हाथ कांप रहे होंगे, राइट राइट राइट। हमें समझ में नहीं Heartbeat आएगा बढ़ेगी। राइट हम कैसे बोल रहे हैं। लेकिन जब हम उसको राइट तरीके से जवाब दे रहे होंगे तो हम काम एंड कंपोज तरीके से जवाब देंगे, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट है। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि जब भी आप गुस्से में हो या किसी भी इमोशन में हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स कि आपका जो बुद्धिमत्ता उस टाइम इस तरह से काम करे कि आप
गुस्से को अपने ऊपर या किसी भी इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दो, आप उसे कंट्रोल कर सको, राइट। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसने एक कप गिरा दिया तो हम उसके ऊपर उसे डांटेंगे। डांटते क्यों है? हमें पता है अंदर से कि चलो ठीक है गलती से गिरा है, बट हमें उसे समझाने का जो हमारा एक तरीका है वो डांटना है। नॉर्मल हम लोग के घर में देखा जाता है कि अरे गिरा दिया फिर दोबारा मत गिराना, बट अंदर आपके उसके लिए कुछ गलत फीलिंग्स नहीं है। आप गुस्सा रहे हो तो ऐसा नहीं कि अंदर से आप पूरे जले हुए हो और एकदम अंदर से चिढ़ है, आपका हाथ पैर कांप रहा है गुस्से में। बस एक इमोशन था, आपने उसे दिखा दिया, फिर आप भूल गए, वो भी बच्चा भूल गया, आप नॉर्मल हो गए। सेम इसी तरह जब आप दूसरे किसी इंसान से मिलते हो, जब आपको वो कुछ उल्टा बोल रहा है तो 1 मिनट का पॉज लो, आप सोचो और अपना वहाँ इंटेलिजेंस यूज़ करो। जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करके देखो कि यहाँ पे राइट तरीका क्या हो सकता है इस चीज़ को हैंडल करने का। अगर मुझे एक रास्ते पे चलता हुआ इंसान गालियाँ दे रहा है तो हो सकता है कि ठीक है उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, अब मैं उससे लड़ने लगूँ तो वो राइट तरीका नहीं है वहाँ पे मेरा उस तरह का उसके साथ रिएक्शन देने का। तो वहाँ पे मुझे रुकना है, देखना है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं वो सारी चीज़ें सही से कर पा रहा हूँ तो आई थिंक वहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे से काम कर रहा है, आप डिसीजन अच्छे से ले सकते हो और आप बैलेंस्ड हो। बट एक अगर बात करूँ कि आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता है उनका, तो रीज़न क्या होते हैं? क्या ऐसी कंडीशंस होती है जो उन्हें इस तरह का बनाती है कि वो इमोशनल वीक होते हैं और बहुत जल्दी इमोशंस बाहर आ जाते हैं उनके, चाहे गुस्सा हो, खुशी हो, रोना हो, किसी भी तरह का इमोशन हो? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमें लगता है ना कि बहुत जल्दी इमोशंस बाहर आ जाते हैं, राइट। वो पर्सन इमोशनली वीक नहीं होते हैं। जिनके सप्रेस्ड रह जाते हैं वो इमोशनली वीक ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। ओके, ठीक है। जो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना वो इमोशनली स्ट्रांग हैं। सपोज अगर मैं कोई मूवी देखता हूँ, ठीक है, बहुत बहुत कॉमन है, लड़के भी होते हैं कई बार रोकते हैं खुद को, जैसे मूवी में कुछ इमोशनल सीन चल रहा है, साथ में अपने पार्टनर के साथ गए हुए हैं, तो बंदी अक्सर रो लेंगी वहाँ पे, लड़के सप्रेस कर लेंगे कि ठीक है कोई देख तो नहीं रहा है, और थोड़ा सा अपने आप को लंबी गहरी सांस लेके कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ अगर लड़का रो देता है तो लोग कंसिडर करते हैं कि ये वीक है, बट आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है। अगर वो वहाँ पे उसके इमोशन आ रहे हैं मतलब कि उसका इमोशंस अच्छे स्ट्रांग है, राइट, कुछ ऐसा। जैसे आपने अभी बात करी थी ना शुरू में, आपने बोला था कोई इमोशनली वीक रह क्यों जाता है, राइट, हम वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। तो इमोशनली वीक रह जाता है, इमोशनल हेल्थ हमारी होगी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है। पहले तो हमारा जेनेटिक उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे जीन्स कैसे हैं। कुछ एक एरिया हमारे जीन्स में भी होता है कि आप कैसे इमोशंस को हैंडल करने में रहोगे आगे, जो कि हमारी कई बार हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा होता है। सेकंड होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे पेरेंट्स कैसे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी होगी, उन्होंने हमको कैसे हमको अगर हम कंपैरिजन मोड में रखा होगा हमेशा, या फिर हमें क्रिटिसाइज करते रहे होंगे हमेशा, तो कहीं ना कहीं हमको इमोशंस को सप्रेस करने की शुरुआत से आदत पड़ जाती है। फिर होता है थर्ड नंबर पे आता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे लाइफ के, राइट। तो आपके एक्सपीरियंसेस भी शेप करेंगे आपके इमोशनल हेल्थ को। और जितने भी आपने इमोशंस दबा लिए होंगे ना अंदर, जो आप एक्सप्रेस कर गए होंगे वो तो निकल गए। जितने भी आप इस स्टेजेस में दबाते चले गए हो, अंदर ही अंदर सप्रेस करते चले गए हो, वो आपके इमोशनल वुंड्स बनते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है कि आप अपने आप से कैसी बात करते हो, आपकी सेल्फ टॉक, आपकी सेल्फ इमेज, वो भी आपकी इमोशनल हेल्थ को डिफाइन करती है। ओके, राइट। तो ये सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ हमारे इमोशन सप्रेस रह जाते हैं वो हमारे इमोशनल वुंड्स बन जाते हैं। ओके, तो वो भी हमारी इमोशनल हेल्थ को वीक करते रहते हैं अंदर ही अंदर। क्योंकि देखो हमने कहा कि मेंटल हेल्थ खराब हो गई, हाँ ठीक है, किसी को एंग्जाइटी हो गई, तो वो एकदम से नहीं होती, ठीक है, धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, फिर वो बाद में दिखाई देती हैं। वो मेंटल हेल्थ पे आती है कि अब मेंटल हेल्थ वीक हो गई है पर्सन की। Right. जैसे कि अगर आप देखो कोई डिप्रेशन में है, उसका मन करता है कि वो सोता रहे, वो किसी से ना मिले, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसके साथ बचपन से या कहीं ऐसी चीज़ हुई है कि वो अकेला है, वो सैड है अंदर ही अंदर। तो इसीलिए धीरे धीरे उसका वो जो इमोशनल वुंड है, जब दोबारा लाइफ में वो स्टेज रिपीट हुई, वो फिर से हरा हो गया, ठीक है, वो फिर से हरा होता चला जाता है। तो फाइनली वो जाके जब वो बड़ा रूप ले लेता है वो डिप्रेशन का हो जाता है। या फिर किसी ने अपने इमोशंस को नंब करना सीख लिया। डिप्रेशन में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो मिलेंगे नहीं, एक होते हैं जो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे अपने इमोशन की। मुझे सैड फील हो रहा है, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पार्टी करनी है। वो सॉन्ग है ना, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। राइट राइट राइट। तो वो दिल पे पत्थर रखने का मतलब है आपने उसको दबा लिया है, वहां पे पत्थर नहीं रखना था। ओके, जो पेन हो रही थी वहां पत्थर नहीं रखना था, सप्रेस करो फीलिंग्स को। हाँ, आपने सप्रेस किया पत्थर रखकर। तो वो गाने के लिए तो अच्छा है बहुत कि हाँ खुश होकर गा लेंगे, लेकिन वो मुंह पे मेकअप तो आप कर लोगे, लेकिन जब आके घर पे आके फेस वॉश करोगे तब क्या? राइट।
तो मतलब आपका मोमेंट्री है। फिर जो लोग ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं उनका क्या होता है कि उनको 24 घंटे कोई ना कोई ऐसा चाहिए है जिसके साथ वो मिलते जाएं और वो हाई स्टेट में रहें। जैसे ही वो अपने साथ आएंगे, क्योंकि अपनी सेल्फ टॉक तो वही वाली है, इमोशनल वुंड्स तो वही वाले हैं, हील तो आप हुए नहीं, तो वो जो पत्थर रखा हुआ होगा वो और ज़्यादा दर्द देना शुरू कर देगा। तो उस वुंड को हील करने, तो इसीलिए हमारी इमोशनल हेल्थ जो वीक हो रही होती है वो इन चारों चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, जिसमें कि जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, पेरेंटिंग हमारी कैसे हुई होगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में होता है। कि जहाँ हम आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पर बैठने से हम इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कंपनी में अगर हम बैठेंगे तो हमें एकदम से लगने लग जाता है कि एनर्जी बिल्कुल हमारी जो है वो सक हो चुकी है और हमको कुछ करने का मन है, तो उनसे खुद को दूर कर लो। ऐसे एटमॉस्फेयर से, ऐसे जॉब से, ऐसे फ्रेंड्स से, ऐसे जितनी भी जगह हैं दूर कर लेंगे तो वहाँ पर भी हम अपनी इमोशनल हेल्थ को बचा सकते हैं। और फोर्थ ये कि हम खुद के साथ कैसे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। हमको अगर बचपन से पेरेंट्स ने कहा कि यू आर गुड फॉर नथिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन में रखा उन्होंने कि वो उनका बेटा अच्छा है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ गई, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी, वो तो सब कुछ कर लेता है, तुम तो मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। तो कांस्टेंट कंपैरिजन में आपका जो इनर डायलॉग है वो यही बन जाता है, राइट, कि आई एम नॉट बेटर, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, ये लगने लग जाता है। क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें मिलती हैं पेरेंट्स से, तो वो पेरेंट्स को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। वो वही बात आई कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, वो इमोशनल वुंड दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको कांस्टेंट प्लीज करने लगे हो कि शायद मैं ये कर दूं तो पेरेंट्स मुझे प्यार करेंगे। वही वुंड गहरा होता चला जाता है, और वो जब वुंड हमारे अंदर होता है तो जो हमारे अंदर होता है फिर वो हमारी सेल्फ टॉक बनती है, क्योंकि हमने बैठा लिया कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। मुझे प्यार पाने के लिए पेरेंट्स का, हमने अपना इनर डायलॉग रखा कि पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा कि जो भी लोग मिलेंगे लाइफ में उन सबसे प्यार पाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये आपका बिलीफ सिस्टम में ये चीज जा रही है एज इनपुट, वो आपका पैटर्न बन गया, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया वो। राइट। कि आपको वही लोग, वही पार्टनर्स, वही सारे जो भी कलीग्स हैं मिलेंगे जिनको कि आपको प्लीज़ करने की आदत रह जाएगी, और जो कि आपको लगेगा कि तभी मुझे प्यार मिल सकता है जब मैं इनको प्लीज़ करूं या मैं कुछ एफर्ट्स करूं। तो वो एफर्टलेसली नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर कांस्टेंट वो वुंड रहेगा। दूसरा, हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पैटर्न है। तो इमोशनली वीक जो हमने कहा कि क्यों हो जाते हैं, तो कुछ तो ये है कि हमारे इमोशनल वुंड है जो कि हमने हील नहीं किए हैं। दूसरा ये कि हम अपनी सेल्फ टॉक को फिर उसके बाद इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम यह है कि हमको अपने जो इमोशनल वुंड है उनको हील करना है, तब जाके हमें अपने इमोशंस की क्लैरिटी आनी शुरू होती है। हम खुद को समझना शुरू करते हैं, खुद को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, और फिर हमें सबकी समझ आती है। राइट। तो सबका इशू होता है ना कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, राइट, है ना, मुझे कोई समझता ही नहीं है, या फिर मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती है कि ये कैसे है, मुझे तो पर्सनालिटी नहीं डिकोड हुई आज तक। तो हम किसी को नहीं समझ सकते जब तक कि हमने खुद को ना समझा हो। ओके। और अपने आप को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने इमोशंस को स्टडी करना शुरू कर दो। ओके, ठीक है। अभी जैसे आपने बात की है कि आप सेल्फ टॉक अपने आप से खुद से कैसे कर रहे हो, यानी खुद से आप बात कैसे कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात अगर आप किसी से करते हो तो वो आप खुद होते हो। उसके बाद आपके सराउंडिंग में जो लोग आते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी होंगे, फ्रेंड्स हैं, बट आप खुद से सबसे ज़्यादा बात करते हो क्योंकि खुद ही आप अपने पास सबसे ज़्यादा रहते हो। तो बाहर की दुनिया से तो मैं बात कर लूँगा झूठ करके, या जो भी मेरे इमोशन चल रहे हैं उनको हाइड करके, दिल पे पत्थर रख के कुछ भी बात कर सकता हूँ उनसे, बट खुद से वो चीज़ नहीं होती है। और कहते हैं ना कि सेल्फ पिटी इज़ द बेस्ट लग्जरी यू हैव, कि हम विक्टिमाइज करते हैं खुद को कि यार कोई नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है, मैं सबका अच्छा करता हूँ, मेरा बुरा होता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा वीक बनाते जाते हैं, आपके अंदर के एनवायरनमेंट को बहुत टॉक्सिक करते जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उससे हम कैसे बचें, उसको कैसे हम सप्रेस ना करें, उसको कैसे हम चेंज करें पूरा अपने लिए? देखो, इसके लिए हमें वही चीज़ है कि हमें अपने इमोशनल वुंड्स आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है, कि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आ रहा है उसका रूट है कहाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं होता है। हमने मतलब सब कुछ हम सीख कर नहीं आए हैं, हाँ, हम यहीं से ही सीख रहे हैं। जो जीन्स में होगा वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो कैसे होगा कि जब हम अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं, हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में कब गए, तो सबसे पहले तो हमें अपने साथ बैठना है, राइट, और पीसफुल जगह पर जाकर बैठना है, शांत, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हम अपने आप से बात कर सकें।
ठीक है। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, तो वो और आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कई बार ऐसी मतलब कई लेडीज़ ने ऐसी प्रैक्टिस करी है, जब मैंने उन्हें बताया कि मिरर के सामने खड़े हो, हम मिरर के सामने खड़े होकर क्या करते हैं, बस फेस वॉश किया, मेकअप किया, निकल लिया। जब आप अपनी आईज में आईज डालकर देखते हो ना, आई कांटेक्ट करते हो और 1 मिनट सिर्फ खड़े रहो, अपने आप को देखते रहो, आईज में देखो, लगता है किसी और को देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये फीलिंग भी होती है। किसी और को नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं हूँ। ओके। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कहाँ था इतने समय से। बहुत अलग से फीलिंग होती है, बहुत वो उस अलग टाइम पे, फीलिंग right? होगी। आपको ऐसा Agree. लगेगा कि मुझको मैं मिल गया। हाँ, जिसको कि हमने रुक के हमने दूसरों की तो आंखों में देख लेते हैं कि तुम्हारी आंखों में, नजरों में खुद को देखा, और वो जो सॉन्ग चले हैं, लेकिन खुद Right. की नजरों में खुद को कभी नहीं देखा। तो अपना चेहरा ही नहीं लोगों को याद होता। आंखें बंद करके बोलो, देखो वही फीलिंग मैं बोल रहा हूँ कि जब खुद को, जब बहुत देर तक आप देखोगे ना, आपको लगेगा ये बहुत अननोन है, क्योंकि आपने खुद को देखा नहीं है। तो वो फीलिंग आती है कभी कभी, क्योंकि हम लोग अक्सर आते हैं तैयार हुआ, हल्का सा देखे, 2 सेकंड 5 सेकंड चले गए, उस नजरिए से नहीं देखा कि खुद को देखना है। राइट। आंखों में डाल के आंख नहीं देखा, हम फेस देख रहे हैं, बट अपनी आंखों में जब देखो तो बहुत अलग फीलिंग होती है। ये चीज आपको मैं agree अपने करूंगा। रियल यू से बिल्कुल। पहचान होगी। आप जब अपनी आंखों में देखेंगे, आपको वो हर छुपा हुआ इमोशन जिसको कि आप सप्रेस कर रहे थे, खुद से भी इग्नोर कर रहे थे, नम कर रहे थे, Right. वो अपनी आंखों में नजर आएगा। आप जैसे ही अपनी आंखों में देख के अपने आप से बात करोगे ना कि वो कौन सी चीज है जो परेशान कर रही है, राइट। तो फिर उसको आपने लिखना शुरू करना है, एक एक करके, कि वो कौन सा इमोशन है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमोशन नहीं संभल रहा। क्या वो गुस्सा है कि मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है? क्या वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहा हूँ अपने बारे में? तो अगर मैं अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सेल्फ टॉक की बात कर रहे थे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, अगर मैं अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही हूँ, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है सबसे ज़्यादा? क्या मैं अपने लुक्स को लेकर नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही हूँ, कि क्या मैं अपने करियर को लेकर कर रही हूँ? आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में लिखनी है, ताकि आप सारी चीज़ों को खुद डिकोड कर सको। कि हम किसी और से बात करेंगे ना, या फिर हम कोई स्टडीज़ भी देखेंगे गूगल पे सर्च करके कि ऐसा क्यों होता है, हर स्टडी जनरलाइज्ड है। ओके। सिर्फ जो ये लॉज हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब होते हैं कि हाँ ये हो गई, ऊपर से कुछ फेंका, नीचे आएगा ही आएगा। लेकिन जितने भी जो भी स्टडीज और रिसर्चेस होती हैं, चाहे वो क्लिनिकल स्टडीज ही हों, ठीक है, वो सब जनरलाइज्ड होते हैं कि 90% लोगों पे वर्क कर गया या 99% पे कर गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे वो चीज़ नहीं की होती। तो हमें सिर्फ इसको रिसर्च नहीं करना गूगल पे जाकर कि मैं इस चीज़ को लेकर नेगेटिव सेल्फ टॉक करता हूँ तो वो क्यों होता है। तो इसका रीज़न खुद आइडेंटिफाई करना है अपने आप से। तो आपने जब अपने आंखों में आंखें डाल के देखा कि मैं इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करता हूँ, खुद को क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, वो क्या चीज़ है। फिर उसको देखो कि कहीं इसका रूट मेरे बचपन में तो नहीं, कहाँ से मुझे पता चला कि इस चीज़ को लेकर मुझे खुद को जज करना है। ठीक है, कब किसी ने पहली बार मुझे इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज किया था, कि सेल्फ क्रिटिसिज्म जो आया, वो क्रिटिसिज्म खुद को करने का कहीं रूट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करो। क्या पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर मुझे क्रिटिसाइज करते थे? क्या मेरे जो कलीग्स हैं इस चीज़ को, मेरे फ्रेंड्स स्कूल में करते थे, या मेरी टीचर्स मुझे बोलती थी इस चीज़ को लेकर, या कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा जिसने मुझे इस चीज़ को लेकर ही क्रिटिसाइज किया, या कोई मुझे रिजेक्शन मिला लाइफ में इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वो सेल्फ क्रिटिसिज्म है उसका रूट हमें आइडेंटिफाई होगा। फिर हमें उसको रियलिटी चेक देना है कि क्या वाकई यही है, और जो मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में खुद को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्या वो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ? मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल कि कोई फीमेल है जिसका कि वेट ज़्यादा है, ठीक है, और वो खुद को बैठकर क्रिटिसाइज करती रहती है इसी चीज़ में, नेगेटिव सेल्फ टॉक में, कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो वेट ज़्यादा है, बाकियों को देख लो। तो कहाँ से आ रहा होगा? अगर हम ऑब्जर्व करें तो कहाँ से आएगा? या तो सोशल मीडिया पे देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बाकी सब तो बहुत फिट हैं, मैं नहीं हूँ, यानी कि हमने कंपेयर किया दूसरे के साथ। बिल्कुल, राइट। जब दूसरे के साथ कंपेयर किया तो पता चला अच्छा वो तो फिट है, मैं तो हूँ नहीं, तो हमने खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। या फिर हमको किसी ने बोल दिया आकर। तो हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो हमको कुछ भी नहीं दे रहा। वो हमको बेटर नहीं बनाएगा, वो वर्स कर देगा। क्योंकि जितनी बार हम सेल्फ क्रिटिसाइज करेंगे उतनी बार हम खुद को हर्ट करेंगे, यानी खुद को नुकसान। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको इसका देती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, सेल्फ क्रिटिसिज्म को, तो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। तो मैं बताऊँ कि हमें क्या लगता है कि कई बार जब हम बाहर से देखते हैं ना, कई लोगों को सोशल मीडिया पे स्पेशली, जिसको देखकर कि मैक्सिमम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लोगों के व्यूज़ को देखकर या फिर उनके सब्सक्राइबर्स को देखकर, उनकी रिलेशनशिप्स को देखकर बहुत कंपैरिजन चल रहा है, और अपनी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। जब भी हम क्रिटिसाइज करेंगे मतलब हम खुद को हर्ट करेंगे। जब हमने खुद को हर्ट किया तो हमारी जो बॉडी के इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है, हमने उन सबको हर्ट किया है। खुद को हर्ट करने का मतलब क्या है?
मतलब ये जो हमारी बॉडी के इतने सेल्स हैं अंदर, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो नॉन स्टॉप 24/7 लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए, जो कि हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम 24 क्रिटिसाइज घंटे भी, चलते रहते हैं हमारे लिए। हाँ, हम खुद को क्रिटिसाइज भी करें, हम कुछ भी आलतू फालतू खा लें, वो फिर भी हमारे लिए काम करते रहते हैं। ठीक है। राइट। तो वो हमसे प्यार करते हैं, जो हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि कोई हमसे प्यार करता है कि नहीं। सबसे ज़्यादा हमसे प्यार कौन करते हैं? जो हमारे सेल्स हैं। राइट। राइट। हम जितना हर्ट अपने आप को करेंगे सेल्फ को क्रिटिसाइज कर करके, वो तो हमसे प्यार कर रहे हैं। हम उनको ये बता रहे हैं कि नहीं मैं तो बुरी हूँ। राइट। अब वो सैड हो गए, अब वो हर्ट हो गए, अब वो हर्ट होने के बाद वो भी सैड हो जाएंगे। अब जो कोई पर्सन सैड होता है तो वो कैसा होता है? क्या वो उतनी एफिशिएंसी से काम कर पाता है? नहीं कर पाता। या फिर रहेगा। राइट। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो बहुत उदास हो जाता है या किसी को गुस्सा आ जाता है। राइट। यही दो इमोशंस होते हैं। दो इमोशन होते हैं। Right. तो जब हम अपनी सेल्फ टॉक को ये करेंगे, यानी कि हम अपने सेल्स को ये बताएंगे कि मुझे मैं पसंद नहीं हूँ, तो या तो उनको हम पे गुस्सा आएगा, बिल्कुल, कि हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको समझ नहीं आती। अब बताते हैं कि क्या होता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि क्या मेरी जब सेकंड डॉटर हुई तो मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया। मैंने उसको रिड्यूस किया बहुत अच्छे से। मैंने 15 kgs रिड्यूस किए। Okay. और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले तो वो बहुत अच्छे चले वेट लॉस के। थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि जब वो स्कूल गोइंग हुई और जो मेरी बड़ी डॉटर है वो भी स्कूल गोइंग थी, तो दोनों को स्कूल भेजने के चक्कर में, एक का टाइम था फिर दूसरे को उठाओ उसको भेजो, तो मुझे जो मेरा मॉर्निंग योगा मी टाइम मिलता था वो सब बंद हो गया। ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी बॉडी में चेंजेस भी आते हैं, फिर आप बच्चे को फीड कराना बंद करते हो तो आपकी बॉडी फिर से वेट गेन करती है। अब वो क्या हुआ कि मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म में गई। मैंने खुद को बोलना शुरू कर दिया कि मेरे जितनी बार मैं मिरर के सामने आती थी, हालांकि सब देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे प्रेस करे कि मैम हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं मिरर में देखकर अपने आप को बस यही मेजर कर रही हूँ कि अब मुझे ये भी ड्रेस नहीं आ रही, अब मेरा ये वेट बढ़ गया, अब कोई मुझे क्या कहेगा कि आपका तो वेट बढ़ गया, ये वो। तो मैं क्रिटिसिज्म में हूँ। मैं योगा नहीं कर पा रही थी तो मैं फ्रस्ट्रेट रहती थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो फ्रस्ट्रेशन भी है, उसको लेकर भी खुद को क्रिटिसाइज करना कि कोई रूटीन नहीं है। मैंने फ्लो नहीं किया लाइफ के साथ नेचुरल, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने क्रिटिसाइज किया। तो उसके साथ क्या हुआ कि मुझे लास्ट ईयर एक इशू आया कि मुझे पूरी बॉडी में ना इचिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा। Okay. मुझे पूरी बॉडी में इचिंग होती थी, कोई रीजन नहीं होता था, बस इचिंग होती थी। वो जब भी रात को सोने लगो तो ऐसा लगता था जैसे बहुत पिन से बॉडी में लग रहे हैं। ठीक है। तो जो डॉक्टर थे उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि आपने ना हेयर कलर यूज किया था, मैंने उस टाइम कोई कलर करवाया था, हाईलाइट्स वगैरह, कहते वो आपको रिएक्ट कर गया है, तो आप ये मेडिसिन ले लो और इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो मेडिसिन खा ली, जब तक मेडिसिन चलती रही वो ठीक हो गया। जैसी मेडिसिन बंद हुई वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी बॉडी में ना पित्त बढ़ गया हुआ है। राइट। तो आप ये वाली मेडिसिन कर लो। 1 मंथ के लिए मैंने वो मेडिसिन करी, तो उससे भी मुझे कोई ऐसा रिलीफ नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, सबने कहा स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ। उन्होंने सब चेक वेक करा, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप ये वाली मेडिसिन कर लो, पता नहीं क्या रीज़न है। ओके। हो सकता है कलर से हुआ हो सकता है पित्त बढ़ा हो सकता है बाहर के खाने से हो गया, हो सकता है कि आपने कैफीन इंटेक ज़्यादा किया हो, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप ये मेडिसिन कर लो और ये चीज़ें खानी बंद कर दो। ठीक है, मैंने वो भी कर दिया, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को फेज नहीं करते ना, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते अच्छे से। राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये कुछ ना कुछ सिखाने ही आया है। मैं एक दिन शांत बैठी मेडिटेशन के टाइम और मैंने अपने आप से बात करी। ओके। मैंने अपनी बॉडी से बात करी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि कहीं ना कहीं मैं जो ऑपरेट कर रही हूँ डे लाइफ में, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड रह रही हूँ। किस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हूँ? मैं अपने वेट गेन से लेके फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं रूटीन से लेके फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब। तो कहीं ना कहीं वो जो चिड़चिड़ापन था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सेल्स चिड़चिड़े हो गए हैं। ओके। मैंने उस टाइम आइडेंटिफाई किया कि ये वही भाषा बोल रहे हैं जो मैं अपने अंदर बोल रही हूँ। उस दिन से मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करना खुद को शुरू किया, जैसी लाइफ थी उसको एक्सेप्ट किया कि ये एक फेज़ है लाइफ का और नेचुरली फ्लो करते हैं। जब समय खुद के लिए मिलना शुरू होगा तो समय भी देना शुरू कर देंगे। बाकी जो फिलहाल प्रेजेंट मोमेंट में है उसको एक्सेप्ट करके जो चीज़ें बढ़िया चल रही हैं लाइफ में, उसका शुक्र करके आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल। उस दिन से मुझे एक भी टेबलेट नहीं लेनी पड़ी और बॉडी में ना कोई पित्त बढ़ा हुआ था, ना कोई मुझे हेयर कलर रिएक्ट किया था, ना कोई कॉफ़ी से इशू हो रहा था, वो सब कुछ ठीक है। राइट।
तो खुद को समझने की ज़रूरत है यही कि जो आप खुद से बात कर रहे हो वो आप अपने आप से बात करने का मतलब यही है कि अपने सेल्फ से बात कर रहे हो राइट और राइट उनको आप मैसेज दे रहे हो और वो वैसा ही फील करेंगे जैसा आप फील करोगे। तो ये ध्यान रखना है हमें हमेशा खुद से बात करते हुए। तो अपनी बिल्कुल। आंखों में देखो और देखो कि मुझे अपने बारे में क्या लगता है। जहाँ से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि अपने बारे में बुरा बोल रहे हो, अपने आप से अपने आप को जज कर रहे हो, वहीं अपने इनर डायलॉग को चेंज करना है, स्विच करना है और अपने बारे में अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करो। अपने आई के कलर को ऑब्जर्व करना शुरू करो, अपनी स्किन को ऑब्जर्व करना शुरू करो, अपने हैंड्स की तरफ देखो और अपनी बॉडी के हर ऑर्गन को, अपनी बॉडी के हर सेल को प्यार देना शुरू करो। बिल्कुल। जब वो लव फील होंगे कि करेंगे ना सारे के सारे, तो आप भी लव से पूरे भर जाओगे। फिर जब हम उस स्टेट में आ जाते हैं तो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप में मस्त हैं। बिल्कुल। तो हमारे इमोशंस के हाईज एंड लोज दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। लाइफ की क्या सिचुएशंस हो रही हैं उसके ऊपर नहीं होंगे डिपेंडेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे ऑपरेट करना है। आपने ये चीज़ समझ ली कि लाइफ में ये चीज़ें जो हैं ये अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरा इनर डायलॉग जो है, मेरे इमोशंस को मुझे राइट तरीके से मैनेज करना है ताकि वो मेरा नुकसान ना करे, जो लाइफ में ये टेम्पररी सिचुएशन आई है। बिल्कुल। सो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की और मैं काफ़ी, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में, तो उसको मिला के समराइज़ करना चाहता हूँ। जैसे अक्सर हम बातें करते हैं हमारा ब्रेन कहाँ है, सबको पता है ब्रेन इधर है, बट अगर किसी से पूछो माइंड कहाँ है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस ये सारी भी छोड़ो, कहो माइंड कहाँ है, तो लोग यहाँ इशारा करते हैं। बट नॉर्मली लोगों से आप जो पूछोगे, जो इस फील्ड में हैं, जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वो बताते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो आपके पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक स्टोर है, हर जगह पे है, आपके सेल्स में है। तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की कि जब आप गलत इमोशंस डालोगे अपने बॉडी में और कोसोगे चीज़ों के लिए कि यार ये तुम नहीं कर पाए, तुमसे ये नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे अप्रिशिएट नहीं करोगे अच्छी चीज़ों में, और बुरी चीज़ों में उसे बोलना शुरू करोगे, तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा आपके सेल्स पे, और वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में उभरेगा। किसी को ब्लड कैंसर के रूप में उभरेगा, किसी के हो सकता है बाल झड़ना शुरू हो जाए, किसी को हो सकता है स्किन पे कुछ अलग तरह की स्पॉटिंग देखने को मिल जाए। तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ओबेसिटी से लेके बाकी जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है वो किस तरह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है अगर हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं हुई तो। इमोशनल हेल्थ मैंने बताया कि यही है कि जब हमने Right. इमोशंस को Suppress सप्रेस कर करके लेंगे रखा तो। हुआ है, या फिर हम कांस्टेंट जो अपने इमोशंस हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लाइफ Right. डे टू डे में। तो सप्रेस करने से इमोशंस को क्या होता है, कहते हैं कि अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो अगर आप अपनी आवाज़, आप किसी को जवाब देना चाहते हो, आप नहीं देते हो, आप कंट्रोल कर जाते हो अपने वर्ड्स को, तो वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएंगे आपके गले में। गला भरेगा, वो लंप जैसा फील होना शुरू हो जाता है। कई बार होता है हम बात करना चाह रहे हैं बट यहाँ लंप बन जा रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं। आगे चल के जितने भी यहाँ से रिलेटेड इश्यूज हैं, लोगों को थायराइड हो जाता है, मोस्टली फीमेल्स को थायराइड हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातें जो है उनको कंट्रोल कर लिया, सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस नहीं किया। राइट जो भी हमारा पेन है, ग्रीफ है, उसको अगर हमने एक्सप्रेस नहीं किया पूरी तरह से, जैसे कि किसी को लाइफ में रिजेक्शन मिला, किसी का ब्रेकअप हो गया या कोई चला गया लव्ड वन लाइफ से, तो अगर हमने उस ग्रीफ को प्रोसेस नहीं किया तो वो हार्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा। तभी कहते हैं कि दिल में दर्द हो रहा है। राइट पुराने टाइम में क्या करते थे कि वो दिल को बहुत जोर जोर से, जो लेडीज होती थी ना, कुछ ऐसा होता था तो बहुत जोर जोर से यहाँ पे पैट करती थी, बहुत टैपिंग करती थी जोर जोर से। क्यों? ताकि यहाँ से वो रिलीज हो जाए। कहते हैं जहाँ पर भी हमें स्टक इमोशन फील होते हैं वहाँ पे अगर हम टैप कर लेते हैं ना थोड़ी देर तक, तो और फील करते हैं साथ में कि इमोशन रिलीज हो रहा है, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। आगे हम बात करेंगे रिलीज करने के जो स्टक इमोशंस, उनको कई तरीके हैं कि हम उनको रिलीज कर सकते हैं। तो एक ये है कि अगर हमने ग्रीफ को प्रोसेस नहीं किया तो वो जो पेन था तो वो पेन हार्ट में रह जाता है। अगर हमको गुस्सा आया है किसी पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम गुस्सा करते नहीं हैं, हम गुस्से को सप्रेस करते रहते हैं, तो वो हमारे जॉ में आता है या फिर हमारे को स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। फियर है वो भी हमारे स्टमक में आके स्टोर होता है। जैसे होता है ना किसी को डर लग रहा है अगर बहुत ज़्यादा, तो वो पेट में मरोड़ टाइप होने शुरू हो जाता है। राइट अगर हम लाइफ को लेकर फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं अपनाते हैं तो जॉइंट्स के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उससे हमारे स्किन पे इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ओके राइट तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कई है कि अगर हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा दम घुट रहा है किसी एनवायरनमेंट में, तो वो हमारे लंग्स में आ जाएगा धीरे धीरे, कि हम सफोकेटेड फील करते हैं किसी के पास आके, हमें ऐसा लगता है हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड, हमारे लंग्स में आ जाएगा धीरे धीरे वो। या फिर हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, तो वो शोल्डर पे है, नेक पे सर्वाइकल इश्यूज आ जाते हैं। राइट इवन ये चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे एक
जैसे बैक पेन होता है तो अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो दर्द की दवा नहीं देते हैं, वो स्ट्रेस कम करने की दवा देते हैं। वो चीज़ मैं अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके इमोशनल हेल्थ से कनेक्टेड है। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो ये जैसे कि हमने बात की ना, तो इसमें क्या है कि किसी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, ठीक है, लोअर बैक से रिलेटेड इश्यूज तो उनको स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे कि अगर हमको कोई फिजिकल सिम्टम भी आ रहा है, हाँ हाँ, तो हमको पहले ये ऑब्जर्व कर लेना है, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो तो हम लेंगे ही साथ साथ, कि उस टाइम पे जो सिम्टम आ रहा है, जो मेडिसिन ले रहे हैं हम सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो इमोशंस पे काम करेंगे वो उसके रूट को समझेगा, कि हम समझेंगे कि क्या हमने इस चीज़ का लाइफ में स्ट्रेस लिया हुआ है पर्टिकुलरली, क्या कोई इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड इमोशन स्टक है, राइट या फिर कौन सा इमोशन स्टक है। कि अगर आपको लग रहा है कि फिजिकली किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो लाइफ में वो कौन सा इमोशन आपको लगता है कि अभी तक ही अंदर रह गया है, जिसको कि बाहर नहीं निकाला गया, ठीक है, वो कौन सा वुंड है जिसको भरने की ज़रूरत है, जो कि ब्लॉकेज बन जाता है एक्चुअली में जाकर हमारी लाइफ में। जब भी हम पास्ट में जाएंगे, इसमें बहुत सिंपल एक एक्सरसाइज होती है कि एक एक करके चीज़ों पे जाओ। जो हमारी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जहाँ पर हमारे इमोशन स्टक हैं, जब हम अपने आईज को बंद करके ट्रेवल करते हैं ना अपने पास्ट में, राइट, तो हम सीधा उन्हीं जगहों पे पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत, या तो हम इमोशनल हाइज में थे या इमोशनल लोज में थे। हम डे टू डे टाइम टू टाइम नहीं पहुँचेंगे, मिनट टू मिनट, ओके, कि अब उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो नॉर्मल रूटीन थी वो नहीं हमें याद रहेगी। हमें याद रहेगा कि उस दिन फर्स्ट आए थे और प्रेज मिली थी, उस दिन गिर गए थे और बच्चे हंसे थे। तो आपको याद करना है, उस जगह पे जाना है, अपने आप को धीरे धीरे लेके जाना है ट्रेवल करके, फिर देखना है कि वो कौन सी फीलिंग थी जो उस समय पर हो रही है मुझे, ठीक है, उसको फील करना है, उसको लेबल देना है बहुत अच्छे से कि क्या है वो फीलिंग। गुस्सा आ रहा है, सबसे बेटर तो ये होता है कि सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स वाली स्टेज पे, जो हमारे पेरेंट्स थे जब हम उनके पास छोटे थे, जब से हमने होश संभाली है वहाँ पहुँच जाएं, राइट, उनके साथ हमारी क्या मेमोरीज है उनको आइडेंटिफाई करें। और ये ना एक बहुत मतलब ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है हीलिंग का, क्योंकि जब तक हम जितनी भी चीज़ें एक्सटर्नल लेवल पे करेंगे ना, हम चाहे वर्कआउट करते रहें, हम मेडिटेशंस करते रहें, ये सब सुपरफिशियल लेवल पे रहेगा। बिल्कुल, जब तक हम अपने अंदर नहीं उतरेंगे तब तक हमें वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि वो चीज़ें हैं क्या जिन्होंने हमें स्टक रखा है लाइफ में। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ पे जाके और एक नॉट ओपन करते हैं और हमारी लाइफ के बाकी कई एरियाज़ में जहाँ हम स्टक थे वहाँ पे हम फ्री हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने कहा, जब हम पेरेंट्स के पास थे, अपने आप को देखो कि कब लगता है 4 साल के, 5 साल के, जब की याद है वहाँ पर पहुँचो। पहली मेमोरी ऐसी कौन सी है जहाँ पे लगता है कि हर्ट फील हुआ है, गुस्सा आया है, लेकिन वहाँ जवाब नहीं दे पाए थे। उसको क्या करना है, लिखो। उस समय पे क्या लग रहा था, इमोशन आया था लेकिन बोल नहीं पाए थे, कि रोना आया था, चुप करा दिया गया था, तो उस चीज़ को देखो और उस चीज़ को अब एक्सप्रेस करो। ठीक है, एक रूम में बंद कर लो और वो मेमोरी याद करके आप देखना कि जब आप ऐसी मेमोरी में पहुंचते हो ना, आपको एफर्ट करना नहीं पड़ता, अपने आप होगा। आप जब अपने आप को 5 साल का बच्चा फील करोगे कि जिसके साथ या तो बच्चों ने मजाक उड़ा दिया था या क्लास टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि सब हंसे थे, तो आप उस मेमोरी में पहुंच जाते हो ना, तो आप वही फील करते हो जो सेम उस टाइम पे फील किया होता है। और अगर आप आज में वो वाली चीज़ को फील कर पा रहे हो, इसका मतलब वो इमोशन स्टक है, वो Okay. आपका इमोशनल वुंड है। अगर सेम सही फील कर रहे हो आज Right. सोच के भी आप, राइट। ओके, अगर आप मतलब अगर आपने वही चीज फील कर ली, मतलब आप उस इमोशन से बाहर नहीं निकले, ओके, वो ठीक मेमोरी है, स्टोर है अभी तक सबकॉन्शियस में। आपको लग रहा है आप भूल चुके हो, लेकिन नहीं, वो वही है। ये वही बात है कि कारपेट के नीचे धूल है, वो धूल साफ नहीं हुई, आपने नए नए कारपेट्स उसके ऊपर डाल दिए, ठीक है, बट वो धूल वही है। और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो हवा में आनी शुरू हो जाएगी, वो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, राइट। तो लाइफ के जो भी ऐसे आपको लगता है, कुछ तो आपको जोर लगाने पड़ेंगे, कुछ आप आंखें बंद करोगे ना, 5-10 मिनट रिलैक्स होके बैठोगे, डीप ब्रेथ करके बैठोगे, आपको याद आएंगे ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस राइट, राइट, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील किए थे, जहाँ पे लो फील किया था इमोशन स्ट्रांगली, आपने उसको फील करो। अभी भी रोना आ रहा है अगर, तो रो लो, ठीक है, और उसके बारे में एक एक डिटेल लिखो। लिखते लिखते रोना आ रहा है, रो लो। नेक्स्ट डे फिर बैठो, फिर उसी मेमोरी में जाओ, बिल्कुल, फिर उसको याद करो, एक एक डिटेल को याद करो, कैसा फील हो रहा है, फिर रोना आ रहा है, रो लो। आप ये देखोगे तीसरे चौथे 5वें दिन तक ये सेम प्रैक्टिस करते करते आपको रोना आना बंद हो जाएगा, जो सप्रेस फीलिंग थी आपने उसको निकाल क्योंकि दिया, वो एक्सप्रेस हो चुका है, वो जो अंदर था। और उसके बाद जब आप याद करोगे ना उस चीज़ को, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ थी एग्जैक्टली जिसकी वजह से मुझे तब हर्ट हुआ था। ओके,
तो वहाँ से इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि किसी का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मैं ठीक है। रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ तो इसलिए मेरे एग्जांपल्स भी उसके अराउंड पेरेंटिंग या रिलेशनशिप्स के अराउंड रहते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया, गॉट इट, उसने दिल पे पत्थर रखा, मुंह पे मेकअप करा, अपनी लाइफ बढ़िया जी। जो लड़का है वो भी फ्रेंड्स के साथ, चलो ठीक है ब्रेकअप हो गया, पार्टी करेंगे, ये वो, मुझे कुछ फील नहीं Mountains हो are रहा, calling. यस सब कर लिया, ठीक है। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है। अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे और आपने उस टाइम पे उस इमोशन को प्रोसेस करने का खुद को समय नहीं दिया था, खुद को हील नहीं किया था उस चीज़ से, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में आपके दोबारा आएगा वो इमोशन। यानी दोबारा कैसे आएगा, बहुत ध्यान से इसको समझना। ठीक है। वही वाला हर्ट, वही वाला पेन हो सकता है जॉब से रिलेटेड, हो सकता है अपने बच्चे से रिलेटेड, हो सकता है अपने पार्टनर से रिलेटेड या अपने फ्रेंड से रिलेटेड। वही इमोशन आप फिर फील करोगे क्योंकि वो सप्रेस है कहीं ना क्योंकि कहीं। वो इमोशन सप्रेस्ड है और यूनिवर्स ने हमें साइन दिए होते हैं। हमारा जो इस लाइफ में, अगर हम सोल के लेवल पे बात करें ना, हम कई तरह के लेसन सीखने आते हैं। हम आते ही अपना हायर सेल्फ बनने हैं, तो जब तक हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ जाएंगे तब तक वही एक्सपीरियंसेस बार बार आएंगे। हर किसी के अपने अपने लेसन्स हैं। तो आपने वहाँ पर इमोशन को अपने नहीं किया, रेगुलेट नहीं किया, उसको प्रोसेस नहीं किया, वो दोबारा से आ जाएगा, अब करो। ठीक है। कहीं ना कहीं जाकर तो करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि लाइफ हमको दोबारा से वही साइकिल रिपीट करके हमारे सामने लेके आए, हमें उससे हील कर लेना चाहिए खुद को, बिल्कुल। ताकि हम मूव ऑन कर सकें। ओके। अगर हमने मूव ऑन नहीं किया वहाँ से प्रॉपरली खुद को हील करके, तो हम स्टक हैं वहीं पे, हम अंदर से वहीं पे ही हैं, हमारा इनर वर्ल्ड फिलहाल वहीं स्टक है। तो जिसका अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसे क्या करना है कि वो उस मेमोरी में जाए, वो फील करे कि उस टाइम पे कैसा फील हुआ था। राइट। रोना आया है, गुस्सा आया है, एग्जैक्टली क्या हुआ उसको फील करे। उस समय पे कभी किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो पर्सन मेरे लिए सही था। सब उनके फ्रेंड्स आकर समझाते हैं कि वो तो पर्सन ही तेरे लिए ठीक नहीं था, right. अच्छा हो गया जो हो गया, लेकिन उस पर्सन को नहीं समझ में आता। ऊपर ऊपर से कह दे हाँ सही है, लेकिन अंदर से ये लगता है क्योंकि रिजेक्शन मिल गया होता है, कहीं ना कहीं पेन होता है कि बहुत इमोशनली अटैच थे और हम डिस्टेंस में आ गए हैं। उसको जब प्रोसेस करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे कि उस टाइम क्या फील हुआ था, रो लेंगे, गुस्सा कर लेंगे कि हाँ मुझे वो लिख लेंगे। वो जैसे वो जब भी मेट में दिखाते हैं ना, वो फ़ोन करके कहता है कि गालियाँ दो। हाँ हाँ राइट। तो फ़ोन करके गालियाँ नहीं देनी है किसी को भी, आपको पेपर लिख लेना है और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देना है कि एग्जैक्टली कैसा फील हुआ। किसी को गुस्सा, आप वहाँ पेपर पे अगर गालियाँ देनी है तो लिख लो, जो भी बुरा भला बोलना है लिख लो और फील करो। दूसरे दिन फिर बैठो, फिर उसी मेमोरी में जाओ, वो इंसिडेंट्स में फिर खुद को लेकर आओ, फिर जो जो मन में आ रहा है वो लिखो। चौथे पांचवें दिन के बाद आप नहीं लिखोगे। ओके। आपको क्योंकि ये लगेगा कि ठीक है, क्या बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना, हो गया जो हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको क्लैरिटी आनी शुरू होगी धीरे धीरे। जब आप उसी इंसिडेंट्स को बार बार लेकर आओगे ना, तो आपने कहीं ना कहीं उस इमोशन को प्रोसेस किया, आपने एक्सप्रेस किया, फिर आपने उसको प्रोसेस किया कि आपको Right. लगा अब ठीक है, अब आप उससे थोड़ा सा आगे आए। ठीक है। हीलिंग कब होगी कि जब आप उस इंसिडेंट्स पे वापस जब पहुंचोगे, ठीक आपको है। उससे कनेक्टेड जो पेन था, जो हर्ट था, जो गुस्सा था, जो रोना आ रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। आप उसमें जो हिडन लेसन्स थे लाइफ के इंसिडेंट्स में, वो समझ जाओगे। ठीक है। आप सामने वाले की पोजीशन को समझ जाओगे, आपने अपना लेसन लर्न कर लिया होगा और तब आप मूव ऑन करोगे। ठीक है। तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस कर देनी चाहिए, फॉरगिवनेस करने से नहीं होगी कि आप कहोगे कि ठीक है जाओ माफ़ किया। वो अपने आप ऐसे आएगी कि आपको उसका फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। बिल्कुल आप आगे बढ़ जाओगे कि ठीक है अब मैटर नहीं करता लाइफ में, वो इंसिडेंट्स मेरे सामने भी आएगा, आपको रोना ही नहीं आएगा उस बात के ऊपर। सो बेसिकली आपका जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस था, जहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया था एक टाइम पे, आपको फिर से, क्योंकि दिमाग को नहीं पता है फिजिकली क्या चल रहा है, मेंटली क्या चल रहा है, अगर आप उस जोन में फिर से चले जाओ तो आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज होंगे और जैसी चीज़ें होंगी अंदर, उसे यही लग रहा होगा कि ये चीज़ें सही में हो रही हैं। वो विजुलाइजेशन में भी आई थिंक ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो आपको फिर से वो चीज़ें सोचनी है, लिखनी है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है आप, क्योंकि आपने पहले नहीं किया था। और तब तक एक्सप्रेस करना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते, जब तक कि उसके लिए आपके जो फीलिंग्स जो एक्सट्रीम चले जाता था, आपका इमोशंस वो खत्म ना हो जाएंगे। जैसे आपको किसी चीज़ में सपोज रोना आता है, किसी चीज़ को सोच के, आपका ब्रेकअप हुआ एग्जांपल लेते हैं, आपने उस टाइम पे सप्रेस किया, घूमने निकल गया, सारी चीज़ें हुई, अभी आप बार बार जब भी सोचते हैं उस टाइम को, आपको रोना और गुस्सा दोनों साथ में आता है। आपको फिर से उसी चीज़ को सोचना है, अब पेपर पे जो भी फीलिंग्स है अपनी लिखना है। आज लिखे, कल फिर लिखेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ फेड होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस पेपर पे कुछ लिखना ही नहीं चाहोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक्सप्रेस कर दिया उस चीज़ को। राइट।
ओके और उससे जो एसोसिएटेड आपकी मेमोरी थी ना, जो भी इमोशन कनेक्टेड था, वो रिलीज हो चुका होगा, आप Okay. हील कर चुके होगे खुद को उससे। यही हीलिंग है, राइट? यस, यही हीलिंग है कि जो भी ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे कि इमोशंस सप्रेस्ड रह गए, वो इमोशंस जो है वो वुंड बन के अंदर है इमोशनल लेवल पे, आपने उन वुंड्स को हील कर लिया। राइट, तो हीलिंग की बात करते हैं। जैसे आपने बताया था, टैपिंग वाली टेक्निक बताया था, तो हीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो एक तो ये टेक्निक हो गई कि लिखो, इमोशन को एक्सप्रेस करके आप हील हो सकते हो। और कोई बिल्कुल। टेक्निक हील के लिए? हीलिंग के लिए देखो, काफ़ी सारे होते हैं। तो आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो ठीक है। कि आपको शांत बैठना है और जितनी डीप ब्रेथ करोगे अपनी बेली के अंदर, ठीक है। आपको गहरी सांसें लेनी है, एक्सहेल बड़ा बड़ा करना है ज़्यादा टाइम के लिए। जितना इनहेल होगा आपका, उससे डबल एक्सहेल करो टाइम में। ओके, और ये मुश्किल है रिलीज थोड़ा। कर दो, उसको रिलीज कर दो। राइट, हाँ, राइट। आपको इनहेल करते हुए ये सोचना है कि जितनी भी हीलिंग एनर्जीज हैं वो मेरे अंदर एंटर कर रही हैं। एक्सहेल करते हुए सोचना है कि जो भी इमोशनल वुंड था, जो भी ऐसी मेमोरीज थी, वो क्लियर आउट हो रही हैं। ठीक है। इसीलिए एक्सहेल हमें लंबा करना है कि वो अच्छे से बाहर निकल जाए। ओके। एक प्रैक्टिस तो हमें ये करनी है। और सबसे ज़्यादा ना देखो, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमें अपने आप को समझना है, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई टेक्निक्स, ठीक है। हमें अपनी हीलिंग टेक्निक खुद बनानी है। वो कैसे बनेगी? जब हम अपनी इनर विजडम से कनेक्ट करेंगे। वो क्या होगा? देखो, 3 तरीके होते हैं किसी से भी एडवाइस लेने के हमारी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है ना। पहला ये होता है कि आपने मुझसे बात करी कि मुझे ये इशू आ रहा है, मैं इसको कैसे हील करूं। अब मैंने या तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से देखा होगा कि कैसे हील कर सकते हो आप इससे, या मैंने बुक्स पढ़ी होंगी, या मैंने कोई रिसर्च देखी होगी, मैंने कोई वीडियो देखा होगा, ठीक है। राइट? तो मैं वो आपको चीज़ें बता दूंगी। ओके, हो सकता है कि वो आप पे भी वर्क कर जाए। राइट। दूसरा ये होगा कि आप खुद बैठोगे, अपने साथ बात करोगे कि क्या लगता है कि ये चीज़ों को मैं कैसे प्रोसेस कर सकता हूँ। तो जो आइडिया लगेगा आपको कि हाँ, ये करके ट्राई करके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, पढ़ी थी, तो ये ट्राई करके देखते हैं, शायद काम कर जाए। इसमें भी चांसेस हैं कि इतना वर्क शायद ना करे। तीसरा होता है कि आप मेडिटेशन में जाकर बैठो। ठीक है। शांत बैठो, 10, 15, 20 मिनट सिर्फ शांत बैठो और अपने इनर विजडम जो होता है, हमारा हायर सेल्फ, जो हमारी इंट्यूशन होती है, उसको सिक्स सेंस कह लो, या फिर जो कहते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा होता है, उससे कनेक्ट हो जाओ बस जाके, और उसको सरेंडर कर दो। ओके। ठीक है, उनको ये बता दो कि मैं अपने आप को आपको पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे राइट डायरेक्शन दो कि मैं इस चीज़ से ऊपर कैसे उठूँ। गॉट इट? मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ परेशान कर रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ इमोशनल वुंड्स हैं, वो मुझे पता नहीं चल रहे हैं कि कौन से हैं, मैं कहाँ पे स्टक हूँ मुझे नहीं पता चल रहा, और मैं इनसे बाहर कैसे निकलूँ मुझे नहीं पता चल रहा। ओके। जब आप बात करोगे बिल्कुल शांत होकर, अपनी इनर विजडम पे जाओगे ना कि आप मुझे गाइड करो, तो हो सकता है पहली बार जवाब ना आए, दूसरी बार ना जवाब आए। जब आप रेगुलरली बैठोगे ना, आपको वहाँ से जवाब आना शुरू होगा। जब हमें वहाँ से जवाब मिलना शुरू हो जाता है ना, तो हमारी लाइफ बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि बहुत आसान होता है। कहते हैं सरेंडर कर दो, राइट। तो आपको कोई एफर्ट नहीं करना, आपको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें पता चल जाता है ना कि अच्छा ये इमोशनल वुंड्स होते हैं और इनको ठीक करके ही मेरी लाइफ बेटर होगी, उसके चक्कर में हम मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें एक नया स्ट्रेस आ गया कि अब ये इमोशनल हेल्थ कैसे ठीक होगी। ओके, ठीक है। गॉट इट? तो हम एक नए तरह के स्ट्रेस में बढ़ जाते हैं कि अब तो ये ठीक करना, तो हमको जो जिस चीज़ को ठीक करके हमें ठीक होना था, वो हमको और ख़राब करने लग जाती है। तो इधर उधर से भी जो हम चीज़ें सुने, उनको भी हम फॉलो करते रहें, वो भी टेक्निक्स होंगी, वो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहेंगी, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रिलैक्स रखेंगी, प्रेजेंट मोमेंट में गाइडेंस देंगी। लेकिन अपनी जो इंट्यूशन है, अपनी जो सिक्स सेंस है, उससे ज़रूर कनेक्ट होना है, क्योंकि हमारी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, हमारी क्या टोटल जर्नी है, हमें लाइफ में क्या लेसन सीखने हैं, उसके बारे में उससे अच्छा गाइड हमें कोई कर ही नहीं सकता। ओके। और यहाँ पे आई थिंक ग्रेटिट्यूड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्रेटिट्यूड के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ग्रेटिट्यूड करने की, बहुत अलग अलग तरह से लोग करते हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ग्रेटिट्यूड एग्जैक्टली आप किसे कहते हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बीच में बताया कि ग्रैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अंदर से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है अपनी जो इनर विजडम है उसको, ताकि आपको राइट गाइडेंस मिलती चली जाए और आप बस एक फ्लो में लाइफ को जीते रहो। गॉट इट? दूसरा, ग्रैटिट्यूड किस लिए ज़रूरी है कि हमारा जो लैक का माइंडसेट है इस टाइम पे, उसको हम अबंडेंस माइंडसेट में लेके आए, क्योंकि लाइफ में हो सकता है कि हमको फिजिकल लेवल पे कोई इशू चल रहा है। हाँ। जितने भी हमें लाइफ में इश्यूज होते हैं वो हमेशा कम होते हैं एज कम्पेयर टू लाइफ में हमारी जो अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी उस टाइम पे इमोशनल स्टेट होती है, जब हम इमोशनली वीक जा रहे होते हैं, तो हमको दिख ही वही रहा होता है।
जो एक चीज़ है वो सब पे हावी हो जाती है। सारी दुनिया आपको समझाती रहे कि लाइफ में देखो बाकी सारी चीज़ें तो कितनी अच्छी है ना, आप उसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे। तो मैं ये चीज़ रिलेशनशिप को लेकर भी बोलती हूँ हमेशा कि अगर आप अपनी लाइफ का पूरा सर्कल जो है पूरा एक ही पर्सन के अराउंड घूमते चले जाओगे ना, तो आपकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल उस पर्सन के हैंड में है। ओके। वो जब चाहे आपको रुला लेगा, वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला लेगा, वो जब चाहे आपको खुश कर लेगा, आप उसके पपेट बन गए। ठीक है। सेम अप्लाइज टू इमोशंस भी या फिर लाइफ की कंडीशंस भी। अगर लाइफ में फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सिचुएशन अभी सही नहीं चल रही है और आप सारा एफर्ट उसी के अराउंड लगा रहे हो, उसी के चक्कर काटते जा रहे हो, अब आप उसके पपेट बन गए। अब वो जो सिचुएशन लैक की है इस समय पे, जो जहाँ पे आप लो लेवल पे हो लाइफ में, तो वही आपके पूरे इमोशंस को रेगुलेट करना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। अब उसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि अपने रिलेशंस भी खराब कर देते हैं फिर आके, कि ऑफिस में स्ट्रेस है तो इसीलिए घर पे आके वाइफ से झगड़ा कर लिया, बच्चों को भी गुस्सा कर दिया, राइट, रिलेटिव से भी रिश्ता तोड़ लिया, खाने पाने में भी नहीं, कुछ लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं, कोई पूरी लाइफ ही ख़त्म कर देते हैं। राइट, तो हमको ये फोकस करना है हमेशा, ग्रैटिट्यूड का कहाँ काम आएगा कि हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ के और कौन कौन से एरियाज़ हैं जो फ़िलहाल अच्छे हैं, उनके लिए थैंक्स कहना शुरू करना है। उससे हमारा माइंडसेट जो है वो अबंडेंस वाले स्टेट में जाएगा, हमारे जो इमोशनल स्टेट है वो भी फिर से हाई हो जाएगी। जो हम बिल्कुल वीक हो रहे थे ना कि कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स, अपने आप को अंदर अंदर हमारा इनर डायलॉग यही चलता जा रहा था कि ये चीज़ खराब है, खराब है, खराब है। तो फिर से वही बात हुई, हमारे सेल्स क्या सुन रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है। राइट, वो भी हमारे साथ ही सैड रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जब हम उनको बताएंगे कोई बात नहीं, एक चीज़ में इशू चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उनके लिए थैंक्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां हम चैलेंज फेस कर रहे हैं ना, उससे डील करने की हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, राइट। तो वो जो इमोशंस हमारे जो लो हो जाते थे, जिसकी वजह से सब कुछ ही खराब कर रहे थे, वो नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड करने से जो चीज़ खराब है उसको भी हम सही कर लेंगे, क्योंकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट रहेंगे, राइट डिसीजंस ले पाएंगे क्लैरिटी के साथ। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। एंड स्पिरिचुअल रहना किस तरह से हेल्प करता है किसी भी रिलीजन में हूँ? एक्चुअली यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत है लोगों की स्पिरिचुअल एक्चुअली होता क्या है, वो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि स्पिरिचुअल आदमी क्या होता है और किस तरह की प्रैक्टिसेस करता है, और जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो हमारी मेंटल स्टेट किस तरह से इम्प्रूव होती है। क्योंकि डेफिनेटली हम सबको पता है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपके अंदर सरेंडर की फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। जो स्पिरिचुअल फील्ड में होगा वो समझ रहा होगा इन सारी चीज़ों को। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या एग्जैक्टली, तो आप क्या बताओगे? देखो, स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली क्या है, ये तो मतलब बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, और मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब राइट पर्सन हूँ जो इस चीज़ का आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया। मैंने जितनी पढ़ाई की अपनी की है, या फिर मैंने कुछ बहुत अच्छे ऑथर्स को पढ़ा है जहाँ से मुझे कुछ समझ डेवलप हुई है। तो मेरे लिए फ़िलहाल स्पिरिचुअल होने का मतलब ये होता है कि अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, जितना हो सकता है। बाहर जो लोग कर रहे हैं उससे अपने आप को रेगुलेट मत करो। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी के लाइफ के अपने लेसन्स हो रहे होते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को नहीं चलाना। ठीक है, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अपने लाइफ के लेसन्स को समझने की कोशिश करनी है। ओके। भी अगर ऐसा लग रहा है कि किसी को कि मेरा जो पार्टनर है वो टॉक्सिक है, तो इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट ब्लेमिंग कि पार्टनर जो है वो खराब मिल गया, पार्टनर ये नहीं करता, पार्टनर वो नहीं करता, तो आप जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हो उसकी जगह आप इनर वर्ल्ड में आ जाओ। कि अगर पार्टनर ऐसा है जो कि मेरी लाइफ को ख़राब कर रहा है, तो मैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या कर रही हूँ। तो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है, मैं और क्या चीज़ें इंप्रूव करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो धीरे धीरे आप इनर सेल्फ पे जाना शुरू हो जाते हो। आपको दूसरे लोगों का जो फ़र्क है वो पड़ना बंद हो जाता है। तो जितना आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते जाओगे, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लोगे, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, राइट, तो उतना ही आप स्पिरिचुअल हो। आपको किसी से मतलब जो, और मेरे लिए स्पिरिचुअल होने का मतलब ये भी है कि जो यूनिवर्स में जो हमारे सुप्रीम पावर है उससे डरना बंद करना है। बिल्कुल, गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग बनना है। और अपने आप को ये फील करना है कि अगर हम उन सबके बच्चे ही हैं, तो अगर मैं किसी दिन थर्सडे को हेड वॉश कर लूंगी तो वो गुस्सा नहीं होंगे। लॉजिकल, राइट। मैं वो उनका हमें काम आसान करने की कोशिश करना है। अगर सब उनके बच्चे हैं, राइट, अब मेरा बच्चा है, अगर कोई मेरे बच्चे को गुस्सा करके जाएगा, हर्ट करके जाएगा, तो मुझे हर्ट होगा।
तो वैसे अगर सब उनके बच्चे हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि दूसरों की लाइफ को जितना ईजी बना सकें, हाँ काइंड रह सकें। अपनी तरफ से कोशिश ये करो कि किसी को इंटेंशनली हर्ट मत करो, बिल्कुल। और अगर लगता है कि किसी को आपने हर्ट कर दिया है तो कोशिश करो कि माफ़ी मांग लो। पता नहीं किसका मैंने एक डायलॉग सुना था, बहुत रील वायरल हो रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस कदर आसान बना लिया, कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। ओके, बहुत ही अच्छा तो वो कोटेशन है। मैंने भी यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे भी लगा कि वाकई में लाइफ बहुत ईजी हो जाती है कि अपनी लाइफ में मस्त रहो। राइट। मतलब किसी को ना हर्ट करो, और कोई अगर कहकर जा रहा है, अगर उस समय पे आया ना तो सप्रेस मत करो, बस राइट तरीके से जवाब दो। और जब जहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। बिल्कुल। तो अपने आप को कहीं से बांधो मत किसी से भी। तो फ्री अपनी सोल है, अपनी लाइफ के लेसन्स को जितना लर्न करते चले जाएंगे उतने ही हम स्पिरिचुअल हैं। बाकी और कुछ भी हम किसी को, अगर हमें लगे कि हम किसी को बहुत अच्छी अच्छी बातें करके दिखाएंगे तो हम स्पिरिचुअल होंगे, या हम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस कर लेंगे मेडिटेटिव स्टेट में जाके तो हम स्पिरिचुअल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को ही डिकोड करना स्पिरिचुअलिटी है अकॉर्डिंग टू मी। राइट। जैसे आप इस फील्ड में बहुत दिन से हो तो कई सारे ऐसे लोग से आप मिलते होंगे जो इमोशनल अपना बैलेंस खोए रहते होंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही होती होंगी, फिर आप उन्हें गाइड करते होंगे, उसके बाद वो फिर से रिकवर होते होंगे और बैलेंस करते होंगे अपने इमोशन को। तो ये सारी चीज़ होने के बाद उनकी लाइफ में सबसे बड़ा आपको चेंज कहाँ दिखता है? क्या चेंज होता है उनकी लाइफ में जो आप देखते हो? सबसे बड़ा चेंज लोगों की लाइफ में यही आता है कि वो जो एक्सटर्नल सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हैं, राइट। वो इनर सेल्फ पे आ जाते हैं। वो उनको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि बाहर के लोग जो कर रहे हैं, Right. लाइफ के सिचुएशंस जो भी हैं, मुझे इसमें क्या करना है। ओके। राइट जैसे कि ना वो जब भी मैटी मूवी का बताती हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं। वो जो उसमें शाहिद कपूर आता है वापस, राइट। आकर कहता है कि लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, सब कुछ खराब चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन अब सब सही करना है। राइट। ये होता है कि अपनी लाइफ का चार्ज ले लेना। ठीक है। तो जो लोग ये हीलिंग करते हैं और जिनको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, वो ये समझ जाते हैं कि अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि ये एक दिन पर्सन ठीक हो जाएगा, ये मुझे अटेंशन देना शुरू करेगा तो मेरी लाइफ बेटर होगी, तो हम पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहेंगे। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बातें करें अगर, तो हम जन्मों जन्मों तक इंतज़ार करते रहेंगे, उस जन्म तक, जब तक कि हम ये नहीं समझ जाएंगे कि खुद को कैसे प्यार करना है और Right. खुद की लाइफ को कैसे बेटर बनाना है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये सबसे बड़ा शिफ्ट होता है किसी की लाइफ में आने का, कि आप ये समझ जाओ कि बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं है, सभी सॉल्यूशन आपके अंदर हैं और आपके पास हैं। आप ही अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, Right. चाहे वो किसी भी लाइफ का एरिया है। बिल्कुल। सो एक सवाल मैं अक्सर अपने गेस्ट से पूछता हूँ और इसमें सबका अपना अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग अपने विचार होते हैं। हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहें? मेरा तो जैसे ये है कि खुश कैसे रहें का ये है, अगर हम ये सोचते रहेंगे ना हाँ. कि खुश कैसे रहें, ओके। तो हम खुश रह नहीं पाएंगे। ठीक है। और हम लाइफ के जितने भी फेजेस हैं उसको एम्ब्रेस करना शुरू कर लें। ठीक है। राइट अगर हम हमेशा हाई स्टेट, खुश करने का मतलब लोगों को लगता है हम हाई स्टेट में रहेंगे, अपना बस लाइफ एंजॉय हो रही है, खुश रह रहे हैं हमेशा, वो होगा नहीं। कभी दुख भी होगा लाइफ में, ऐसे कई तरह के एक्सपीरियंसेस आएंगे जब हम दुखी भी होंगे। ठीक है। कई बार हम ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस गए, लोग हॉर्न दे ही जा रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट भी होंगे। अब वहाँ पर हम खुश कैसे रहें, है ना। तो ये देखना है कि हमें बस फ्लो करना है लाइफ में, हमें मस्त रहना है। ठीक है। ठीक है, हम अगर बोर हो रहे हैं तो बोर हो रहे हैं, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्सा आ रहे हैं, अंदर का जो हमारा स्टेट है ना वो पीस में रहना चाहिए बस। ठीक है। कि हमारी जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ है वो हिल ना जाए उसकी वजह से। ओके। जो भी लाइफ में इस तरह की वेव्स आ रही हैं, हमारा इनर जो इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट है, वो ऐसे ही फ्लो करता चला जाए। कोई हमसे बात करे, कोई हमसे बात नहीं करे, हम मस्त हैं। बिल्कुल। राइट हमारे व्यूज़ आए, हमारे व्यूज़ ना आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम मस्त हैं। बिल्कुल। राइट हमने अपना काम किया, हम खुश हैं। हमने कंटेंट अच्छा बनाया, हम खुश हैं। मैंने कोई बहुत अच्छी ड्रेस डाली, किसी ने प्रेज की, नहीं की, मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। राइट। अपने आप में मस्त हो जाना, अपने साथ खुश रह लेना बिल्कुल। ही अल्टीमेटली है कि आप खुश रहोगे। क्योंकि बाहर की तो सिचुएशंस आपके जो टेस्ट हैं वो लेती ही रहेंगी, अंदर से बस ये है कि अंदर पीस रहे। हर चीज़ के साथ हम डील करेंगे, दुख है तो दुख है, लेकिन वो स्टेट नहीं हिलेगी हमारी, जो इनर हमारी मस्त रहने वाली और पीस वाली है। राइट। सो हम पॉडकास्ट के अपने अंत की तरफ आ रहे हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई एक हमारे जो भी व्यूअर्स उनके लिए एक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का एक रूटीन जो वो डेली फॉलो कर सके और अपनी इमोशनल हेल्थ को बेटर कर सके।
बिल्कुल, बहुत ईज़ी सा है और मुझे लगता है इसमें शायद उनको 15 मिनट्स भी नहीं देने पड़ेंगे, ठीक अपने है। हिसाब से अगर वो बढ़ाना चाहे तो बना लें। सबसे पहले तो जब सुबह उठें, हम क्या करते हैं कि हम सुबह उठते ही ना सोचने लग जाते हैं कि ओ ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं, अभी तो ये काम भी करने हैं, फलानी कल की डेडलाइन थी, कई बार आँख खुलते याद आ जाता है कि उसने मुझे कल ये बोला था, आज मैंने उसको ये जवाब दे देना है, ठीक है। या बहुत पास्ट की कोई बात याद आ जाती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है कि अपने हार्ट पे हाथ रख कर बात करना है कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और आज मुझे अपने लिए क्या काम एक करना है वो हमें डिसाइड कर लेना है कि आज मैं अपने लिए ये काम करने वाला हूँ। बिल्कुल। राइट, तो जब हम ये करेंगे तो हमारे जो डे की स्टार्ट ही हो जाएगी ना, वो अपने साथ कनेक्शन से हो जाएगी कि पहले मैं खुद को प्रायोरिटाइज कर लिया हमने बिल्कुल। कि मुझे अपने लिए करना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड की जगह हमने इनर वर्ल्ड पे फोकस कर लिया। ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि हमको हमारा जो दिन है आज का, उसको बहुत स्मूथली देख लेना है कि आज के दिन में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट। ताकि एकदम से जो चीज़ें आएंगी वो हमें परेशान ना करें। क्योंकि जो भी हमारे मेजर काम है अगर हम वो दिन के जल्दी से कर लेंगे तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है, जितना हम अपने टास्क जो है उनको प्लान कर लेते हैं। वो चीज़ें कर लें, अपने साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सकता है ना, कि अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे आपको आकर नहीं टोक रहे हैं, कुछ समय उठने के बाद शांत ज़रूर बैठना है। बिल्कुल। बात नहीं करनी है किसी से, बिल्कुल शांत बैठना है। वो जो सुबह उठने के बाद जो हमारा माइंड एकदम काम होता है ना, उसको फील, उस पीस को फील करना है हमें बैठ के, फिर हमें अपना काम शुरू करना है। और जितनी देर तक हम इस पीस को लेकर जाएंगे उससे क्या होगा, क्योंकि दिन तो ऐसा होगा कि उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक काम आएंगे और फिर हम राइट। एक के बाद एक डिसीजंस लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, हमारा माइंड जो है वो स्टिमुलेट होता रहेगा थोड़े। उसको शांत रखना, अपनी मॉर्निंग रूटीन ऑटोमेटेड बना लेनी है। उठना है, फिर ये स्लीपर्स पहनने हैं, वॉशरूम जाना है, पानी, हमारे पता होना चाहिए कि हम एक रोबोट की तरह जाते जा रहे हैं, जहाँ ठीक है। मेंटल एफर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, सीधा वो काम करते चले जा रहे हैं। जितनी भी उस समय पे साउंड्स हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। आपका जो मेडिटेशन अगर आपको नहीं भी करने का टाइम मिल रहा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का नहीं भी टाइम मिल रहा, Right. तो भी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ब्रश करते हुए उसकी जो सेंसेशंस है, उसकी जो आवाज़ है उसको सुनो। आपने स्लीपर्स पहने, क्या आवाज़ आई? आपने पानी का ग्लास लिया, पानी में ग्लास में पानी भरते हुए क्या आवाज़ आ रही थी, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करो। ग्लास को जब रखा तो क्या आवाज़ आई, उनके ऊपर फोकस करो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो गई सुबह के टाइम, जो बहुत ज़रूरी होती है। अब इसका मतलब हो गया कि अब आप अपने डे को कंट्रोल करोगे खुद। ओके। अब आप इंचार्ज हो। रैंडमली कामों ने भगाना शुरू कर दिया तो आप इंचार्ज नहीं हो। ये आपको क्या करना है, फिर दिन में आपको जब भी समय मिले आपको रिलैक्स होकर इनहेल करने हैं डीप, जो बेली तक आए, तब 4 काउंट करने तक आपको इनहेल करना है और 6 काउंट करने तक या 8 काउंट करने तक आपको एक्सहेल कर देना है। क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे होंगे, बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा होगा, बहुत फास्ट भी कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ओके। जो स्ट्रेस हार्मोन अंदर रिलीज हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। आप फिर रिलैक्स माइंडसेट से अपना काम करना शुरू कर दोगे। तो 5 बार 6 बार जितना आपको इजी लगे, जितना आपके पास टाइम है वो कर लेना। ओके। घर आने के बाद या रात को सोने से पहले एक बार आपका जो पूरा दिन था उसको अपने माइंड में, एक मूवी जैसे एक रील चलती है ना, क्विक, राइट। जैसे कि पॉडकास्ट में टीजर चलता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल। उस तरीके से पूरे दिन को चला लेना है कि आज के दिन में क्या मेजर इवेंट्स हुए, और फिर अपने आप को उसमें देखना है एज एन एक्टर ठीक है। कि मैं कहाँ पर इमोशंस को सप्रेस कर गया, कहाँ पर मैं और बेटर जवाब दे सकता था, किस काम को मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे के लिए आपने एक इंटेंशन सेट कर लिया राइट। कि अब मैं अपने आप को और बेटर, अपने दिन को और बेटर कैसे बना सकता हूँ। देन फाइनली आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है दिन में जो भी चीज़ें अच्छी हुई उसके लिए। क्योंकि पहले जब जैसे ही आपने देखा कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें आई जहाँ पे आपको लगा कि कमी रह गई। राइट। उसके बाद आपका लास्ट जो माइंड में थॉट होना चाहिए, वो वैसे तो कुछ लोग कहते हैं 3 चीज़ें गिन लो दिन की, 5 चीज़ें गिन लो दिन की, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि बस आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं ना जिनका ग्रैटिट्यूड है वो गिननी शुरू कर दो। उससे क्या होगा, वो ख़त्म तो होंगी नहीं, आपको नींद आ जाएगी। बिल्कुल। और नींद बहुत अच्छी आएगी, और जब आप उठोगे तो वो जो आपकी लिस्ट है ना वो टू बी कंटिन्यूड होगी। आप उठोगे ही ग्रैटिट्यूड वाले स्टेट में, यानी हैप्पीनेस वाले स्टेट में। यानी सोचो आपके सेल्स सब खुश हैं, सब मस्त हैं जब सो रहे हैं ना, कि वाह बहुत लाइफ में तो जगा हुआ है और वो इन सारी चीजों पे वर्क कर रहा है जो कि लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। राइट। और फिर वही कहते हैं कि जैसा हमारा स्टेट बन जाएगा वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। तो जिस भी चीज़ के लिए है ना, कई लोग जोर देते हैं अच्छा ऐसा क्या अच्छा हुआ दिन में, नहीं याद आ रहा, ग्रैटिट्यूड करो, मुझे दोनों आंखों से दिखता है, राइट। मेरे पास 2 हाथ हैं,
10 फिंगर्स हैं मेरी, 2 पैर हैं, वो भी सही सलामत है, टांगे सही सलामत है, हार्ट ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, ऑफिस गए थे इसका मतलब जॉब भी है, चल कर गए थे मतलब टांगे काम कर रही हैं, गाड़ी से बिल्कुल। गए थे मतलब गाड़ी भी है, पेट्रोल डलवाने के भी पैसे हैं। तो ऐसे काउंट करना शुरू करना है। तो जब ऐसे काउंट करना शुरू करेंगे तो हमारी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। मैंने आज तक बिल्कुल। किसी की लिस्ट ख़त्म होती हुई नहीं देखी कि वो थक जाते हैं, सो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती कभी भी लिस्ट। अगर हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें तो ग्रैटिट्यूड वाले स्टेट में सो जाओ, इमोशनल हेल्थ हमारी हमेशा अच्छी रहेगी उससे। बिल्कुल। और इसमें से एक प्रैक्टिस मैं जो करता हूँ, आई थिंक लोगों को भी हेल्प करेगी। मैं रात में सोने से पहले थॉट ऑडिट करता हूँ और रिटन फॉर्मेट में करता हूँ। तो मेरी बेड के बगल में जस्ट अभी भी रखी होगी एक छोटी सी नोटबुक है, जिसमें बहुत लंबा नहीं, जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात आपकी मेंटल स्टेट क्या थी। आपको याद होगा आज कि आज सुबह उठे तो थोड़े से इरिटेटेड थे, तो मैं उसको लिखता हूँ कि मैं थोड़ा इरिटेट था, दोपहर में मैं हाई में था, जब मैं वर्कआउट कर रहा था उस टाइम मैं ग्रेटिट्यूड वाले थोड़े उसमें था, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी, रात में अभी मेरा नॉर्मल ओके है। फिर मैं आउट ऑफ 5 अपने आप को रेटिंग देता हूँ कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है। 3-4 ऐसे चलती है मेरी, 5 अभी तक नहीं रही है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, काम को लेके या कुछ किसी चीज़ को लेके हो जाता है। मुझे टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 2 महीने हुए इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए। तो मुझे पता रहता है कि हाँ, मुझे 5 अगर अचीव करना है तो मुझे पता होना चाहिए, एज अ थर्ड पर्सन मुझे ऊपर से देखना है कि मेरे इमोशंस कैसे चल रहे हैं, क्या मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस पे कि नहीं। अगर 3 से नीचे जाती है तो मतलब कि मेरे इमोशन सही नहीं है, मुझे इस पे वर्क करना है, मेडिटेशन या कुछ भी, या चीज़ों को छोड़ना सीखो, पकड़ना नहीं किसी भी चीज़ को। तो इस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हो, अपनी इमोशनल हेल्थ को मतलब देख सकते हो कि सही चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। क्योंकि एक बार जब आपको अवेयरनेस हो गई किसी भी चीज़ का, आपको अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तब आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हाँ, हैं। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ हाँ। ऐड करना चाहूँगी। आप बहुत अच्छे से कर रहे हो इस चीज़ को। हाँ। एक चीज़ है कि कई बार जो हमें प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो Right. सेकेंडरी होती है, ओके, प्राइमरी कुछ और होता है। ठीक है। तो जब भी हम देखें कि आज हम दिन में बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि आज खाना टाइम पे खाया था, अच्छा, वो सारी चीज़ें, राइट खाया राइट था तो राइट। क्या खाया था, कहीं ऐसा ओके, तो नहीं कि कुछ अनहेल्दी खाते चले गए थे आज, या फिर टाइम पे नहीं खाया था, भूखे रह गए थे, अच्छा वो चीज़, राइट राइट, कहीं वेरी ऐसा वेल तो नहीं सेड। कि आज नींद पूरी नहीं हुई थी, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे रिलेटिव का फ़ोन आ गया था जिसने सारी मेरी इमोशनल जो हेल्थ है उसको ड्रेन कर दिया था। राइट, तो हमको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम कई बार जो हमें दिख रहा होता है ना, जो सीधा आइडेंटिफाई हो जाता है, बिल्कुल। एंगर है, गुस्सा है, रोना है, वो सीधा जो पकड़ में आ जाते हैं ना, हमारे जो बहुत क्लियरली दिख रहे होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेकेंडरी इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी स्टेट होती है, उसका ठीक है, रूट कॉज कोई और होता है। तो बिल्कुल। हमें उसके ऊपर आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट क्या रीज़न था। तो ओके, जब हम उसको पकड़ना शुरू कर देंगे ना, तो हाँ, देखेंगे हम रूट पे काम करना शुरू करेंगे, तो जो सेकेंडरी चीज़ें हैं वो अपने वो आप भी ठीक होनी कंट्रोल शुरू हो होंगी। जाएंगी। राइट, राइट। मैं ये एडिशन कर सकता हूँ, नाइस यस, सजेशन, कि यस। आपका इमोशन क्या था और किस वजह से था। वो आप जो इरिटेटेड थे, क्या नॉर्मल आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए यस। सुबह में इरिटेटेड थे, या अपने काम को टेंशन को लेके, जो आपके दिन में होने वाली हैं चीज़ें, जो आपको शायद डेडलाइन भी हो सकती है, उसकी वजह से आप इरिटेटेड थे, या क्या रीज़न था। तो वो चीज़ अगर reason। आइडेंटिफाई कर लें तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम करेक्ट करके अपने अगले दिन को रेटिंग को बेटर Yes, कर सकते हैं। yes, तो इस तरह से exactly। लाइफ में इम्प्रूव भी करते रहोगे। नाइस सजेशन। तो यही था मैम आज का पॉडकास्ट, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमने बात की, ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी से लेके सारे पॉइंट्स टच किए कि किस तरह से आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे अपनी इमोशनल हेल्थ को हील कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पॉडकास्ट में जो भी चीज़ें हमने बात की है उसको ट्राई करो अपनी लाइफ में। और जब कुछ चेंजेस हो, कोई भी पॉजिटिव चेंज हो, तो नीचे आके कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना।